23 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव गढ़वाल, कमिश्नर डीएम देहरादून समेत पुलिस के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान विधानसभा सत्र की सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई। आपको बताएं, 23 अगस्त सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र शुरू होना है। इस बार देहरादून में विधानसभा का ये सत्र रखा गया है। विधानसभा सत्र 27 अगस्त तक चलेगा। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 23 अगस्त से 27 अगस्त तक आहूत किया गया है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और निर्देश दिया है कि खासकर जो विधानसभा में सत्र होगा उस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाए। इसके साथ साथ ही आप देख रहे हैं कि विधानसभा सत्र के लिए विधानसभा को सजाया भी जा रहा है। इसके साथ साथ ही जो डेंटिंग पेंटिंग है, रंगाई पुताई का काम है, वो भी चला किया जा रहा है। इस बार इसलिए भी खास विधानसभा का सत्र रहने वाला है क्योंकि सरकार के मुखिया के तौर पर पुष्कर सिंह धामी नए होंगे और उसके साथ साथ ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह भी नए विपक्ष के नेता होंगे। तो इसलिए माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा का सत्र काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। और उसके साथ साथ ही ये भी खास रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि 6 महीने बाद उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव भी होंगे, उससे पहले किस तरह से सरकार और विपक्ष की रणनीति सदन के भीतर रहने वाली है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ ही विपक्ष क्योंकि आक्रामक रूप में इस बार रहने की संभावना जताई जा रही है, सदन से लेकर सड़क तक कई मुद्दे विपक्ष ने तैयार कर ली हैं, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी विधायकों, मंत्रियों से ये अपील की है कि विधानसभा सत्र को शांतिपूर्वक चलाया जाए ताकि जो भी राज्य हित के मुद्दे हैं उन्हें विधानसभा के माध्यम से उठाकर उनका निवारण किया जा सके। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और उधर काशीपुर में चल रहे भाजपा के विस्तारक वर्ग कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। सुबह 9 बजे से पहले सत्र में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने 70 विधानसभाओं में पूर्णकालिक चुनाव के प्रबंधन गुर सिखाए। इस दौरान बूथ जीता तो चुनाव जीतो, ये संकल्प के साथ विधानसभा कार्यकर्ताओं के व्यवहार, कार्यकर्ताओं को हो रही असुविधा को दूर करने जैसे जरूरी टिप्स भी दिए गए। नहीं, ऐसा नहीं है। युवा का मतलब है युवाओं को भी भागीदारी मिलनी चाहिए। 18 साल के बाद में वोट देने का अधिकार है तो उसकी भागीदारी भी उसमें होनी चाहिए, उसके विचारों का भी उसमें आदान प्रदान होना चाहिए। ये देश सम्मुख विकास से चलता है, सामूहिक विकास से चलता है और सबका भागीदारी। इसका मतलब नहीं एक को हम भागीदारी कर रहे हैं तो दूसरे को बाहर कर रहे हैं। बुजुर्ग तो हमारे सामान्य, हमारी संस्कृति और संस्कारों में उसकी पूजा भी की जाती है, मान्य किया जाता है, उनका भी उसमें सानिध्य रहेगा। उनसे को कि अपनी खेती करें, अपने कार्यकर्ताओं को निर्माण करें। इधर उधर दाएं बाएं देखेंगे उससे मालूम पड़ता है उनका दल में खोखलापन है, इसलिए वो दाएं बाएं देख रहे हैं। संतोष राजनीति के इस समय में होता है। उनके भी काफ़ी लोग हमारे में और वो पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते थे, आज छोटे से बहुमत में आ गए, तो उनको अपना विचिंतन करना चाहिए। बड़ी खबर मिल रही है, काशीपुर में चल रही भाजपा की 2 दिवसीय विस्तारक वर्ग सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष काशीपुर पहुंचे हैं। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मौजूदा कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया। इसी कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी पहुंचे, जहां पर पहले से ही प्रभारी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच देखिए किस तरीके से स्वागत हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ, ये आप देख सकते हैं। तो काशीपुर में जमावड़ा है इस वक्त, तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने का ये क्रम है। इसी क्रम में देखिए कितने दिग्गज भी जुड़ते जा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और इसी बीच संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी यहाँ पहुंचे। ज्यादा जानकारी सहयोगी विकास गुप्ता से लेते हैं। विकास, ये बताइए कितने देर का कार्यक्रम रहा, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, मैं बता दूं, आज विस्तारक वर्ग का दूसरा दिन है और 4:15 बजे इसका समापन होगा। 3 इसमें सत्र होंगे, जिसमें लास्ट सत्र जो है बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, वो लेंगे और इससे पहले के 2 सत्र जो है वो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दिए। इस दौरान जो जितने भी विस्तारक थे उनको समझाया गया कि वो विधानसभा क्षेत्र में जाकर किस तरह से कार्य करेंगे। उनको समझाया गया कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, इस रणनीति पर काम करना है और इसी के साथ हमारे को चुनाव ज्यादा संख्या में जीतना है। जी
ठीक है, तो अब हर स्तर पर कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, उन्हें टिप्स दिए जाएं, ये ट्रिक्स बताए जाएं कि किस तरीके से चुनाव में मैदान में उतरना है। आपका शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए विस्तारकों की ये बैठक। और उत्तराखंड में डिग्री कॉलेजेस को वाईफाई से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। इस साल सभी डिग्री कॉलेजेस को वाईफाई सेवा से कनेक्ट करना है, इसलिए डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजेस को वाईफाई फैसिलिटी से जोड़ने की योजना पूरी हो चुकी है। इसके लिए हर तरीके की तैयारी भी अब पूरी कर ली गई है। और अब देश का पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड, जो कि हम हर बच्चे को कॉलेज में जो भी बच्चा आएगा उसको मुफ्त में वाईफाई की व्यवस्था देने वाले हैं। और इसकी लॉन्चिंग हम नवंबर फर्स्ट वीक में करेंगे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और केंद्रीय हमारे जो मानव संसाधन मंत्री जिनको आप माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा एक बड़ा प्रोग्राम करने की योजना है हमारी। और देश का पहला राज्य होगा कि जो सरकारी विश्वविद्यालयों में, सरकारी डिग्री कॉलेज में अपने छात्रों को 100% वाईफाई की सुविधा देने वाला है। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ से एक बार फिर खौफनाक तस्वीर सामने आई है। चाई गांव के ठीक नीचे एक बार फिर पहाड़ी दरकी और उसका बड़ा सा हिस्सा किस तरीके से भरभरा कर नीचे अलकनंदा नदी में समा गया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ गनीमत ये रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। वहीं पास में ही 400 मेगावाट कंपनी का पावर हाउस भी बाल बाल बच गया। तो देखिए जोशीमठ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग टंगड़ी के पास मलबा आने से ये सड़क पूरी तरीके से अब बाधित है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। एक रोडवेज भी मलबे में फंस गई है। ये देखिए तस्वीरें। तो जोशीमठ की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लगातार मलबा गिरने से क्या स्थिति बनी हुई है इसका अंदाजा लगाइए कि ये बस बीचों बीच मलबे में फंसी हुई है। और पौड़ी में मानसून सीजन कई लोगों पर आफत बनकर टूट रहा है। यहाँ लोवर बाजार के पास मकान खंडहर में तब्दील हो गया। गनीमत ये रही कि कोई इसके चपेट में नहीं आया। देखिए किस तरीके से इस घर को आप देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इसमें लोग रहते होंगे, परिवार बसते होंगे, उनकी जरूरत की चीजें, उनका सारा सामान किस तरीके से दब चुका है। हालांकि मौके पर प्रशासनिक टीम जरूर पहुंच रही है, नुकसान का अनुमान लगा रही है। मुआवजे को अमल में लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और हमारा काफ़ी सारा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान भी आप जैसे देख रहे हैं, पूरा सामने के मकान भी कुछ बचा हुआ नहीं है और रहने का भी कोई साधन है नहीं। रहने का भी साधन नहीं है। फिर एक बहन है वो भी थोड़ा माइंड सही नहीं है, तो घर में मंदबुद्धि है। मतलब काफ़ी सारी परेशानियाँ आप देख ही रहे हैं। ऐसे बाहर आए तो पता चला कि नीचे दीवार गिर गई थी। थोड़ी देर में हमने इनको कहा कि बाहर निकलो, इतनी देर में पूरा मकान नीचे आ गया। रात भर हम इनके साथ थे। हमने कहा चलो अब जो भी हो गया, आदमी बच गया और जितनी भी सफाई, थोड़ी सी सामान इनको बाहर निकाला। और उधर रामनगर के धनगढ़ी नाले में पानी आने से कार इसमें फंस गई। जिले में कई घंटों से हो रही बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। ऐसे में गाड़ियां जहां तहां फंसती जा रही। बड़ी मशक्कत के बाद इन्हें निकाला गया है। देखिए सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सीएम आवास पर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन पर आधारित एक किताब सृजन से साक्षात्कार का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने घोषणा की कि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, मोहन उप्रेती, गिरीश तिवारी गिरदा और हीरा सिंह राणा, शमशेर सिंह, जीत सिंह नेगी, चंद्र सिंह राही समेत प्रदेश के तमाम दूसरे प्रमुख लोक संस्कृति के रचनाकारों और लोक गायकों के जीवन परिचय और रचनाओं के पुस्तक को प्रकाशित किया जाएगा। ये काम सूचना और संस्कृति विभाग करेंगे। और उधर कर्णप्रयाग में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों के सामने परेशानी ही परेशानी है। ग्रामीण एक बीमार शख्स को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे। तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें पहाड़ पर इंसान की जिंदगी के लिए जद्दोजहद को बयां करती हैं। गांव तक पक्की सड़क नहीं है, इसलिए ग्रामीण एक बीमार शख्स को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। इतना सकरा रास्ता है,
आराम से। हाँ रवि, बिल्कुल प्रेम सहित। जिन रास्तों पर खुद ही पैर नहीं टिक पाते, उस रास्ते पर लोग बीमार को कंधे पर उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर जरा भी गलती हुई तो ये लोग सीधे खाई में गिरेंगे। ग्रामीण करीब 7 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर शहर तक पहुंचते हैं। इलाका गैरसैंण के पास पड़ता है। गैरसैंण, जिसे सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। अब आप उस इलाके के हालात देखिए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मांग को लेकर वो लंबे समय से मांग उठाते आ रहे हैं, मगर सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं देती। जब भी कोई शख्स बीमार होता है, उसे इसी तरह से कंधे पर उठाकर ग्रामीण अस्पताल लेकर जाते हैं। इसी साल अब तक 17 ग्रामीणों को इसी तरह से अस्पताल पहुंचाया गया है। आराम से। हाँ रवि, बिल्कुल प्रेम सहित। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोटद्वार की, जहां कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय कण्वाश्रम के आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि कण्वाश्रम कोटद्वार की पहचान है। विकास के लिए हमारी सरकार की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही कोटद्वार को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, इसके लिए हमारी सरकार की ओर से आयुर्वेदिक शोध संस्थान भी बनाया जा रहा है। कण्वाश्रम को पहचान दिलाने के लिए कई तरीके के विकास कार्य कण्वाश्रम के आसपास तेज गति के साथ किए जा रहे हैं, जो कि अंतिम दौर में है। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस लाइन में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कोविड संक्रमण के चलते स्वतंत्रता दिवस को सतर्कता के साथ मनाया जाना है, इसके लिए संख्या को सीमित रखा गया है। आयोजन में सिर्फ 300 वीआईपी शामिल होंगे। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके आश्रितों को इस बार घर पर ही प्रशासन की टीम जाकर सम्मानित करेगी। इसके साथ ही वो लोग जो आयोजन में आएंगे, जिन्हें मुख्यमंत्री सम्मानित भी करेंगे, लेकिन कोविड की वजह से लोगों की संख्या सीमित रखी गई है। अगस्त के सेलिब्रेशंस जो है अभी पुलिस लाइन में होगी इस बार, और कोविड गाइडलाइंस के दृष्टिगत जो है इस बार नंबर में भी हम लोगों ने कैपिंग किया है। 300 जो महानुभाव हैं उनको ई इनवाइट के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा पुलिस लाइन में। और बाकी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं एवं उनके आश्रित हैं, उनको प्रशासन की टीम जो है स्पॉट पे जाके उनको पुरस्कृत करेगी। और उधर रुड़की में ड्रग विभाग ने नकली दवाई की सूचना पर एक कुरियर सेवा में छापेमारी की। इस दौरान मौके से ड्रग विभाग ने 3 पेटियों में करीब 11,88,000 की कीमत की दवाइयां बरामद की हैं। वहीं दवाई कुरियर सेवा से यूपी के प्रयागराज भेजी जा रही थी, जो कि उधम सिंह नगर के काशीपुर के एक फार्मा कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग बताई जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा का कहना है कि दवाइयां देखने में नकली दिखाई दे रही हैं। फिलहाल सारी दवाओं को कब्जे में लिया गया है, सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है। मैंने कुरियर मालिक से भी बात की, फिर हमने पेटियों को खोल के जब देखा तो इसमें दवाइयाँ थी और कुछ प्रिंटेड कार्टन भी है और दवाई के डब्बे हैं पैक्ड हो रखे, जो दवाइयाँ बिकने के लिए जा रही थी। तो जो देखने में अभी नकली प्रतीत हुई है हमको, तो हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और फिलहाल हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके सैंपल भी लेंगे, सैंपल लैब जाएंगे, लैब से जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तमाम महिला समूहों से संवाद स्थापित किया और उत्तराखंड के रुद्रपुर की महिला सहायता समूह नारी शक्ति से भी संवाद किया उन्होंने। इस दौरान प्रधानमंत्री ने करीब 6 मिनट तक बेकरी ग्रोथ सेंटर के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी से संवाद करने के बाद बेकरी ग्रोथ सेंटर की महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। पीएम ने महिला समूह को 8 महीने में 10 लाख की इनकम करने पर बधाई दी। महिला सहायता समूह जिस बिस्किट को बना रही हैं, उसकी बाजार में काफी डिमांड है। बिस्किट बना के आंगनबाड़ी में दे रहे हैं। आगे हमारे प्लान है कि हम मार्केट में भी इसको निकालें और इसके हाथ से पैकेजिंग करके जैसे हमारे बड़े बड़े स्टोर में रखें, ताकि हमारी और इनकम बढ़े हमारी महिलाओं को। बहुत एक्साइटमेंट है, तो हमें तो समझ नहीं आ रहा हम कैसे उसको एक्सप्रेस करें। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा निगम के कर्मचारियों की फिर से आंदोलन की चेतावनी सामने आ रही है। 27 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं होने पर दोबारा आंदोलन किया जाएगा। हाल ही में हुए आंदोलन के बाद सरकार ने 15 दिन के अंदर मांगों के निस्तारण की बात कही थी। यहां कर्मचारियों का आरोप है कि अभी तक एक भी मांग का निस्तारण नहीं हुआ है।
ऐसे में फिर से आंदोलित होंगे। तमाम कर्मचारी इस बात को स्पष्ट किया है। मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी खटीमा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुरई और खटीमा वन रेंज का दौरा किया। राजीव भरतरी ने इन वन क्षेत्रों में आगामी वन विभाग की परियोजनाओं को लेकर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि खटीमा वन रेंज के चकरपुर क्षेत्र में मॉडर्न क्रूज स्टेशन खोला जाएगा। मुख्य वन संरक्षक इन दिनों कुमाऊं दौरे पर निकल रहे हैं। उधर टिहरी में वृद्धाश्रम में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसके लिए सिविल जज ने जिला समाज कल्याण अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। जांच के दौरान पाया गया कि आश्रम में गंदगी का अंबार लगा है। हालात बेहद खस्ता हैं। जब आश्रम की स्थिति के बारे में एसडीएम, तहसील प्रशासन और पुलिस से जानकारी मांगी गई तो इस आश्रम के संचालन के बारे में उनके पास कोई जानकारी मिली ही नहीं, जिसके बाद सिविल जज ने जिला समाज कल्याण अधिकारी से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है। अब खबर खटीमा से है, जहां नेपाल बॉर्डर के पास बाजार में एक दुकान में आग लग गई। दुकान में आग लगने से मेला घाट में हड़कंप मचा। बताया जा रहा है कि लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। हालांकि आग क्यों लगी ये साफ नहीं हो पाया है। बागेश्वर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। केदारेश्वर मैदान में सेना और पुलिस भर्ती के लिए युवाओं के निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है। शिविर में युवाओं को शारीरिक गतिविधियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां भी कराई जा रही हैं। चयनित युवाओं को हाई जंप, लॉन्ग जंप, चिन अप, पुशअप, दौड़ जैसे अभ्यास कराने के साथ लिखित परीक्षा की भी तैयारी कराई जा रही है।